Welcome back to the last video of this chapter of history from trade to territory. We have very well gone through the explanation of the chapter. I hope you have no doubt, but still, if you will go through yourself in this chapter, you will find some doubts, and please do contact me for your doubt, if any. So now let us move ahead with the explanation of the workbook answer key, right? MCQ. I hope you will go through it, fill in the blanks. Let us start. Answer the following question in short. Treaty of Madras was signed by Hyder Ali and company, that you know very well. Which part of India remained with the Portuguese till 1961? Generally, we all are having some prejudice regarding 1947 India got its full independence, but no, it was not like that. Goa was under Portuguese till 1961. Give the full form of EEIC, English East India Company. What were the Carnatic Wars? तो कर्नाटिक वॉर्स क्या थी? द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द English East India Company manifested itself in India as the Carnatic Wars fought between 1746 to 63. Carnatic Wars जो लड़ी गई वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री स्ट्रगल्स जो थी उसके चलते कर्नाटिक वॉर्स खेली गई, क्योंकि ट्रेड में स्ट्रगल हो रही थी, इसीलिए 1746 और 63 के बीच कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई कर्नाटिक वॉर्स। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज दैट द नवाब हैड पावर ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, all responsibility but no resource, while the company exercised control over revenue. माने नवाब के पास सारी जिम्मेदारी बट कुछ पावर नहीं, और कंपनी के पास सारे पावर बट कोई जिम्मेदारी नहीं. Let us go in the brief question answer. Which European trading company came to India but later on established itself in the Far East? Describe its journey. कौन सी कंपनी इंडिया आई बट आगे चल के उन्होंने खुद को फार ईस्ट में दूर की तरफ उन्होंने एस्टैब्लिश किया? तो वो थे डच ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया आई, और इनिशियली इंडिया में उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ फार ईस्ट में। और जर्नी कुछ ऐसी थी कि पोर्टुगीज़ वास्को डी गामा ने, पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर और नेविगेटर था, उसने सी रूट, इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया और फिर डच ने फॉलो किया। 17वीं सेंचुरी आते आते डच ने अपने ट्रेडिंग सेंटर सूरत, अहमदाबाद, भरूच, कराईकाल, पुलिकट, बालासोर, नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम, इट इज़ नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम, ये सेंटर्स पे 17वीं सेंचुरी आते आते उन्होंने डच ने अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। Eventually they shifted their attention to the Far East and established a colonial empire in Java and Indonesia. तो शुरू में तो इंडिया में उन्होंने अपना पग जमाया, बट उसके बाद फिर वो जावा और इंडोनेशिया की तरफ मुड़ गए। मर्केंटिलिज्म क्या है और वो किसके आधार पे है? इट बिलीव्स इन द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मर्केंटिलिज्म व्यापारवाद, उसका मतलब होता है ऐसा व्यापार करना जिसमें प्रॉफिट हो। It is based on the theory that the prosperity of a country depends on its capability to produce more than it consumes and export more than it imports in order to maintain positive balance of trade. काफ़ी थियरी ट्रमेंडस थियरी था कि कोई कंट्री को अपने ट्रेड का पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखना है तो वो कंट्री जितना यूज़ करती है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, और जितना इंपोर्ट करती है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके उस कंट्री का ट्रेड चलेगा। हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश? पेरिस की संधि जो थी उसकी वजह से ब्रिटिश की सुप्रीमेसी कैसे बढ़ गई?
Treaty of Paris established the supremacy of British. Because of this treaty, the third Carnatic War came to an end. तीसरी कार्नेटिक वॉर जो थी वो पूरी हो गई इसकी वजह से। और उसके कौन से टर्म्स है? कोई भी ट्रीटी हो तो उसके कोई टर्म होते हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, चंदनागौर एंड पौंडीचेरी वेर रिटर्न टू फ्रांस। चंदनागौर और पौंडीचेरी जो है उसको फ्रांस को रिटर्न कर दिया गया। द फ्रेंच कंपनी वॉज अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया बट कुड नॉट फोर्टिफाई देम। फ्रेंच कंपनी को इंडिया में फैक्ट्रीज के लिए अलाउ कर दिया गया बट वो फोर्टिफाई नहीं कर पाएगी, स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगी। एंड दे अग्री टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया। ब्रिटिश का प्रोटेक्शन रहेगा, राइट, माने वो अंडर में रहे। तो ये था पेरिस की ट्रीटी ने ब्रिटिश को सुप्रीम बना दिया। व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ दीवानी राइट सिक्योर्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की बैटल के बाद ब्रिटिशर्स को जो दीवानी पद मिले, वो दीवानी पद का क्या फ़ायदा मिला? तो आप सब जानते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इतने 3 बड़े राज्यों में से ब्रिटिश को रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमिशन मिल गया। और ये रेवेन्यू रिसोर्स का कहाँ यूज़ किया? कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल परचेस करने के लिए, कंपनी का ट्रूप माने अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और कंपनी के फोर्ट और ऑफिसेस जो कलकत्ता में है उसकी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए और फोर्टिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो खर्चा चाहिए था, वो सब कुछ कंपनी को दीवानी पद से मिल गया। इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रक्चर देयर आर्मी इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने उनकी आर्मी को इंडिया में कैसे स्ट्रक्चर किया? वो उतने साल पहले भी वो काफ़ी स्मार्टली बिहेव करते थे। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग देयर रूल इन इंडिया, द ब्रिटिश स्ट्रक्चर्ड देयर आर्मी इन द फॉलोइंग वे। मोस्ट ऑफ द सोल्जर और सिपोइज वेर इंडियन वाइल द ऑफिसर्स वेर एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश। ज़्यादातर सोल्जर्स इंडियंस थे और ऑफिसर्स जो थे वो तो ब्रिटिश ही थे, एक्सक्लूसिवली माने ब्रिटिश के अलावा कोई नहीं। The highest position of an Indian soldier could hold was that of a सूबेदार। इंडियन को अगर हाईएस्ट पोजीशन मिलती थी तो सूबेदार तक की मिलती थी, उसके बाद नहीं। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश डेवलप्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19th century की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर अपनाया जिसमें मिलिट्री के सारे रूल्स सभी जगह अप्लाई हो गए। ऑल सोल्जर्स वेर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। सबको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाएगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, उनके साथ कोई भी जात में भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। कास्ट और सब कम्युनिटी नहीं देखा जाएगा, उनकी कैपेबिलिटी देख के उनके साथ यूरोपियन ट्रेनिंग स्टाइल ट्रेनिंग अपनाई जाए। लेट्स सी दी डिटेल क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉर गेनिंग सुप्रीमसी इन इंडिया। इंडिया में सुप्रीमसी माने सबसे पावरफुल बनने के लिए ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ने क्या स्ट्रगल किया वो हमें यहाँ पे देखना है। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉट द कर्नाटिक वॉर्स बिटवीन 1746 एंड 63। 3 वॉर लड़ी गई। टू गेन सुप्रीमसी इन इंडिया, इंडिया में सुप्रीमसी पाने के लिए 3 लड़ाई लड़ी गई। किसके बीच? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच। These were manifestation of the diplomatic and military struggle which had developed between the French and East India Company and the English East India Company। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई जो लड़ी गई वो एक डिप्लोमेटिक मिलिट्री स्ट्रगल थी, राइट। द कोस्टल Carnatic region, a dependency of Hyderabad, became the battleground of this struggle। Carnatic wars जो थी वो हैदराबाद के कोस्टल रीजन में लड़ी गई, राइट। इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 46 और 48 के बीच में लड़ी गई। ब्रिटिश कैप्चर फ्रेंच शिप्स विद द हेल्प ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड द फ्रेंच कैप्चर्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिशरों ने फ्रेंच की शिप जब्त कर ली कर्नाटक के नवाब से मिलकर और फ्रेंच ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कैप्चर कर लिया।
सेकेंड कर्नाटिक वॉर में 49 और 1754 में लड़ी गई. Initially the French succeeded, but finally under Robert Clive the British troops captured Arcot. This led to additional victories for British. Finally Robert Clive, पहले तो फ्रेंच सक्सेसफुल हुए, बट रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में ब्रिटिशर्स जीत गए अरकोट का किला. और तीसरी कर्नाटिक वॉर 56 से 63 के बीच में ब्रिटिश फोर्सेस ने चंदन नागौर कैप्चर किया और डिसाइसिवली फ्रेंच को वंडी वॉस के बैटल में हराया. राइट, डिसाइसिवली माने क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन लेने की शक्ति ने ब्रिटिशर्स को जीता दिया फ्रेंच के ऊपर. सो दिस वाज द स्ट्रगल बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Which factors helped the British conquer Bengal? बंगाल में ब्रिटिश जीत गए, क्या कारण थे? By the middle of 18th century, the Mughal Empire had disintegrated into numerous independent kingdoms, with Bengal being one of the richest. तब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा था 18th सेंचुरी के मिडल में, और उसमें बंगाल जो था वो सबसे रिचेस्ट था. तो मेरे ब्रिटिश जैसे गीदड़ की तो नज़र पड़ेगी उसमें. द कंपनी हैड बीन अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड सिंस 1717 विच दे ग्रोसली मिसयूज. कंपनी को जो ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल रहा था वो मिसयूज किया. और एज द स्टेट ऑफ बंगाल began facing huge revenue losses, Nawab Siraj-ud-Dowla refuses to give the company further trade benefits, defeated its officials, blocked its ships and disarmed its soldiers. Right? तो जब मिसयूज होने लगा तो बंगाल के नवाब ने रेवेन्यू का लॉसेस को देखते हुए सिराज-उद-दौला ने कंपनी को ऐसी सारी फैसिलिटीज़ देने का मना कर दिया, उनके ऑफिशियल्स को हरा दिया, शिप्स को ब्लॉक कर दिया और सोल्जर्स को डिसआर्म कर दिया, और कलकत्ता जो था और फिर माणिक चंद के हाथ में सौंप दिया. 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से कैप्चर किया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद और सिराज-उद-दौला को हराया. मीर जाफ़र को पपेट नवाब बनाया और बंगाल का रिच रिसोर्स जो यूज़ करने को मिला ब्रिटिशर्स को, उसकी वजह से ब्रिटिश कंपनी फिनेंशियली स्टेबल टू फर्दर देयर पॉलिटिकल डिज़ाइन. उनकी राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी उसको स्वरूप देने के लिए फिर वो फाइनेंशियली पोटेंशियल बन गए. विद दिस विक्ट्री द कंपनी एक्सरसाइज रियल पावर इन बंगाल. बंगाल में अब वो मेन पावर बन चुकी थी कंपनी. दे मोनोपोलाइज इट्स ट्रेड एंड ग्रेजुअली आउस्टेड द फ्रेंच एंड डच को भी और फ्रेंच को भी धीरे धीरे निकाल दिया इंडिया में से, क्योंकि उनका ड्यूटी फ्री ट्रेड और खुद वो पावर बन चुके थे, उस वजह से वो मोनोपोली कर बैठे. द कंपनी कंटिन्यू टू मेक हैवी मॉनिटरी डिमांड्स. कंपनी ने फिर बंगाल में पपेट रूलर को सेट करते हुए, मीर जाफ़र को सेट करते हुए काफ़ी बड़ी डिमांड्स रखती गई कंपनी, विच द पपेट नवाब वॉज अनेबल. मीर जाफ़र वॉज अनेबल टू मीट, वो नहीं दे पाया. व्हेन ही रिफ्यूज टू ग्रांट मोर ट्रेड प्रिविलेजेस द इंग्लिश डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल हिज सन इन लॉ मीर काजिम. फिर मीर जाफ़र वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया तो उसके ही सन इन लॉ मीर काजिम को वहाँ पे बिठा दिया. थर्ड इज हाउ डिड द सब्सिडियरी अलायंस हेल्प द ब्रिटिश बट हाइंडर द इंडियन रूलर. सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश को कैसे हेल्प किया और इंडियन रूलर्स को कैसे नुकसान पहुंचाया? काफ़ी इजी सवाल का जवाब. इंडियन रूलर्स जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, उनको खुद की आर्मी को डिसबैंड करना था एंड ब्रिटिश फोर्सेस को उनकी टेरिटरी में रखना था. ये नुकसान. अगर कोई इंडियन रूलर वो ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस पेमेंट करने में डिफ़ॉल्टर साबित हुए या फेल हो, राइट, तो या तो उसका कुछ हिस्सा या तो उसका पूरी टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिश आर्मी पेनल्टी के तौर पे एक्वायर कर लेती थी. और फिर इंडियन रूलर्स जो थे उनको ब्रिटिश के रेसिडेंट्स को अपने दरबार में रखने के लिए फोर्स किया जाता था.
और अपने दरबार में रखे हुए नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स को अपने स्टेट में से निकालना पड़ता था just because of subsidiary alliance conditioned by the Britishers. The rulers had to abide by the decisions of company. कंपनी के जो डिसीजंस आते थे उसको रूलर्स को मानना पड़ता था। वैसी ही एक और स्कीम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उसके इम्पैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी। एनेक्स माने कट, एक्स करना, कैंसिल करना, जो डेलहाउजी ने डिवाइस की थी, जिसकी वजह से कोई इंडियन रूलर जिसका कोई एयर ना हो, एयर माने वारिस ना हो, वो अपना वारिस चूज़ नहीं कर सकता, अपना सक्सेसर चूज़ नहीं कर सकता। वो सालों से अपना सक्सेसर चूज़ करने का जो हक था, जो अधिकार था, वो गंवा बैठे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कंपनी ने प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी और अवध जैसे स्टेट्स को डॉक्ट्रिन के तहत एनेक्स कर दिया। इस पॉलिसी के मुताबिक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स जो थे उसके जो सब्सिडियरी अलायंस की जो टेरिटरी आती थी, टेरिटरीज अंडर सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड दोज विदाउट नेचुरल हेयर टू द थ्रोन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश टू अडॉप्ट एन हेयर। जो ऐसे थे जिसका जो सब्सिडियरी अलायंस में आते हैं और वो सब्सिडियरी अलायंस में आते हैं, उस राजा के अगर मेल एयर है, बेटा है, फिर भी वो बेटे को भी राजा बनाने से पहले उनको परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिशर्स के पास से, क्योंकि वो सब्सिडियरी अलायंस में भी आते थे, राइट। तो ये भी एक काफ़ी तकलीफदायक रूल था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट इट हैड वॉज दैट इट टुक अवे द लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड राइट ऑफ एन इंडियन रूलर विदाउट एन हेयर टू चूज और अडोप्ट अ सक्सेसर। सालों से चला आता वो राजा का हक था, वो हक ले लिया गया कि अपना बेटा ना हो तो किसी और को अडॉप्ट करके उसको राजा बनाए। द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सच एन अडॉप्शन। अगर एडॉप्ट किया गया है तो एडॉप्ट को स्वीकारना या ना स्वीकार करना वो ब्रिटिश का खुद का हक था, वो रखा था। द टेरिटरीज ऑफ द रूलर्स हु वेर विदाउट अ मेल हेयर were annexed if the adoption was not sanctioned। अगर एडॉप्शन स्वीकार नहीं किया गया तो वो रूलर्स के डेथ के बाद उसकी पूरी टेरिटरी जो थी वो एनेक्स कर दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। कनिंग डेलहाउजी ऑल्सो अबोलिश टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द heirs ऑफ द चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स एंड एनेक्स दैट टेरिटरीज। पहले ब्रिटिशर्स ने चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स को अनेक्स करने के लिए और भगाने के लिए किया था कि हम आपको पेंशन देंगे, आपके बेटे नहीं है तो आपको राज नहीं करना है, बट हम आपको पेंशन देंगे, राइट। तो कनिंग डेलहाउसी, लुच्चा जो डेलहाउसी था, उसने ये सारे टाइटल्स और पेंशन्स भी कैंसिल कर दिए। तांजोर एंड कर्नाटिक वेर एनेक्स्ड इन दिस मैनर। तांजोर और कर्नाटिक इसी रीत से कैंसिल किए गए थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, give the main feature of civil administration and judicial system developed by the British for their Indian territories। इंडियन टेरिटरीज में ब्रिटिशर्स ने जो जुडिशियल सिस्टम डेवलप की थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम, उनके क्या क्या फीचर थे जो हमने डिस्कस किए, राइट। The British territories were divided into 3 presidencies, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में डिवाइड किया। द गवर्नर जनरल वॉज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सुप्रीमो था गवर्नर जनरल। द मेन फीचर ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश अंडर द ब्रिटिश वेर, अब ये फीचर्स है। फर्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड वॉज स्टॉप्ड, ये डेलहाउजी ने किया था। करप्ट ऑफिशियल को रिप्लेस कर दिया वेल एजुकेटेड एंड लॉयल सिविल सर्वेंट्स से, और उसको ज़्यादा सैलरीज भी दिया गया। 1800 में कलकत्ता में वेलेस्ली ने विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था लोकल लैंग्वेज और कस्टम्स में, और सिमिलर ऐसा ही कॉलेज एस्टैब्लिश किया इंग्लैंड में भी। 1853 में 3 से सारे रिक्रूट्स
जो होते थे उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करनी पड़ती थी अगर वो सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो। और द ICS एक्ट ऑफ 1861 एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस, तब इंडियन सिविल सर्विस एस्टैब्लिश हुआ। और ब्रिटिशर्स के अंडर में जुडिशियल सिस्टम के मेन फीचर्स क्या थे? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, तब जिलों में डिवाइड कर दिया गया था जो आज भी है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर वॉज अ कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू, हर एक जिले में आज भी कलेक्टर होते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। मैजिस्ट्रेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट जो होता था एक, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। एंड जज टू एडमिनिस्टर जस्टिस, जज न्याय को देखता था, एडमिनिस्टर करता था। बाय 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल कोर्ट एंड अ क्रिमिनल कोर्ट, गांव को नहीं हर एक जिले को एक एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट मिल गया था 1772 तक। द सिविल कोर्ट वॉज प्रिसाइडेड बाय कंपनी कलेक्टर्स प्रिसाइड करते थे सिविल कोर्ट में, वो बैठते थे, अंतिम निर्णय उनका होता था। क्रिमिनल कोर्ट वो जो थे वो काजी और मुफ्ती के हाथ में थी जो कलेक्टर्स के लिए काम करते थे। विद दिस वी कंक्लूड द exercise explanation of chapter number 2. I hope there is no doubt. Still, if any doubt, do connect with me. जय हिंद, जय भारत।